Now, as we have already studied the drawbacks that were associated with the Rutherford, so there was a scientist who came forward with certain modulations in the Rutherford model, and his concept of the structure of an atom was based upon the क्वांटम थ्योरी। तो जो भी हमने प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी उसी को बेस लेकर जो हमारे साइंटिस्ट थे बोर, इन्होंने एक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। बेसिक पैटर्न वही है, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहा एटम का। न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर ही हैं, लेकिन वो कैसे बाहर हैं, कौन से ऑर्बिट में होते हैं, उन सब का आंसर जो है बोर ने दिया। तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज रिलेटेड टू बोर्स मॉडल इज द ऑर्बिट्स। अभी हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। वो कहाँ पे मूव करते हैं? सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं, और उन्हीं सर्कुलर पाथ को नाम दिया ऑर्बिट्स। तो बोर ने कहा कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पहला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होगी इसकी रेडियस की और एनर्जी की। यानी इस पर्टिकुलर जो आपका एन वाला, ये जो एन मैंने आपको शेल दिखाया है, इसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा। ऑब्वियस है रेडियस क्यों होगा? क्योंकि रेडियस हम कहाँ से नापते हैं बच्चों? वी मेजर इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसका रेडियस भी फिक्स होगा, एट द सेम टाइम जो एनर्जी इस पर्टिकुलर शेल से एसोसिएट होगी वो भी सेम रहेगी। और ऐसे ही पाथ को जिसकी रेडियस और एनर्जी फिक्स है उसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। तो आप अपनी नया टर्म पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्बिट। व्हाट इज एन ऑर्बिट? दैट हैज गॉट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस एंड एनर्जी। Now coming to the next one, energy of electron in an orbit does not change। उन्होंने कहा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो चाहे वो इस ऑर्बिट में सालों रह ले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ईयर्स एंड ईयर्स, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एनर्जी में चेंज सिर्फ तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, लेकिन टिल द टाइम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल देयर विल बी नो चेंज इन द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए इन ऑर्बिट्स का हमें नाम दिया है स्टेशनरी स्टेट्स। हमने इनको स्टेशनरी स्टेट्स क्यों कहा? क्योंकि इन पर्टिकुलर एनर्जी जो ऑर्बिट्स है इनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है, स्टेशनरी है और वो चेंज नहीं होती। राइट नाउ थर्ड वन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हमने कहा ऑर्बिट्स, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कितने ऑर्बिट्स और कौन कौन से कितने कितने रेडियस पर कोई ऑर्बिट होना चाहिए। राइट तो अगर हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बच्चा रेडियस किसी भी पर्टिकुलर का ऑर्बिट ये बना दे पहला, दूसरा वो ऑर्बिट ये बना दे, वहीं पे दूसरा बच्चा है जो न्यूक्लियस को छोटा रख के ऑर्बिट छोटा सा बना दे। अब आप किसको कहेंगे कि कौन सा गलत है? वैसे भाई एग्जाम में बनाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर साइंटिस्ट कहे कि जी इसका ऑर्बिट तो ऐसे है, ये इसका ऑर्बिट ऐसे है, ये ऑर्बिट्स कितनी दूरी पे होने चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज ही सेड दैट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड। सिर्फ वही ऑर्बिट्स होंगे जिनका की एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। अब अगर आप देखो तो h इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में वेरी, लेकिन ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर। राइट तो जो रेडियस है कितना होना चाहिए, वो रेडियस की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो h अपॉन 2π के होल नंबर मल्टीपल में ही आना चाहिए। अब आप कहोगे मैम ये एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आ गया? तो कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है किसी भी दूसरे पार्टिकल के, तो उससे एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट हो जाता है, और वो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr के बराबर, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। अगर माना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इस इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा into the product of velocity and the radius of this electron from the nucleus। तो हमने क्या कहा? सिर्फ वही ऑर्बिट्स होंगे, वही ऑर्बिट परमिट किए जाएंगे जिनका जिसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2π का। और यहाँ पर n की वैल्यू विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, दैट इज 1 2 3 4। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन को आप अगर सिंपल वर्ड्स में पढ़ो तो यानी कि ऐसी वैल्यू जो अपने मल्टीपल में प्रेजेंट हो। तो वही मैंने कहा n की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? h अपॉन 2π। वहीं पे अगर n की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2h अपॉन 2π।
तो यहाँ से ही कॉन्सेप्ट निकल गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगेन डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब मैंने आपसे अभी क्या कहा बच्चों, हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। डेल्टा ई का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी में चेंज लाएगा या उसकी एनर्जी तभी चेंज होगी जब उसके शेल्स में चेंज आएगा, जब वो एक शेल से दूसरे शेल में शिफ्ट होगा, या ऑर्बिट कह सकते हो हम, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तभी वो एनर्जी या तो एक्सेप्ट करेगा या रेडिएट करेगा, राइट। ओके, अब अगर हम ये मान लें बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे समझो आप, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगी कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब व्हाट इज डेल्टा एनर्जी एंड व्हाट इज E2 माइनस E1? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, माना ये फर्स्ट शेल है और ये हमारे पास सेकेंड शेल है, राइट। नाउ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट शेल इज E1 एंड सेकेंड शेल जो एनर्जी एसोसिएट है दैट इज E2, राइट। अब होगा क्या, आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही एनर्जी गेन करी वो कहाँ पे जंप हो जाएगा, E2 में जंप हो जाएगा। तो चेंज इन द एनर्जी कितना हुआ, ऑब्वियस है डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, E2 माइनस E1 के बराबर, राइट। वहीं से अगर आपकी यहाँ से वो वापस यहाँ आएगा तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा, E2 माइनस E1। तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो किसके बराबर होगी, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये तो ये क्लियर हो गया, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी। जंप वर्ड यूज किया मैंने, व्हाट डू वी मीन बाय जंप? देखो जो भी माना इस इलेक्ट्रॉन को इस वाले शेल में आने के लिए 100 जूल्स एनर्जी चाहिए और अभी इसके पास 50 जूल्स एनर्जी है। अब माना मैंने इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया और इसकी एनर्जी 50 से ज़्यादा 60 हो गई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ से मूव करने लग जाएगा। नो, इलेक्ट्रॉन विल वेट टिल द टाइम इसकी एनर्जी 50 से पूरी 100 नहीं हो जाती, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रहेगा एंड एज सून एज इट विल हैव 100 जूल्स ऑफ एनर्जी ये यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा। यानी कि यहाँ से अगर ये चल के आता या ये ग्रेजुअली आता तो ये एनर्जी या ऊपर जाता या फिर ये नीचे आता। माना कि अगर नीचे की तरफ मैं कह रही हूँ E2 से अगर वो वापस आना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 जो यहाँ पे इसकी 100 एनर्जी है और यहाँ पे कितनी थी 50, तो ये नहीं है कि वो धीरे धीरे अगर एनर्जी दे रहा है तो 90 हो गई तो थोड़ा सा पास आ जाएगा, थोड़ी सी और अगर एनर्जी कम हो गई तो और पास आ जाएगा, नहीं, ये वेट करेगा धीरे धीरे टिल द टाइम इसकी एनर्जी 50, जैसे इसकी एनर्जी 50 होगी ये डायरेक्टली जंप करके अपने लोअर एनर्जी शेल में आ जाएगा। अब अगर हम माने आपको नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, तो चलो ये मान लेते हैं कि ये धीरे धीरे एनर्जी देते हुए आएगा। अगर ये धीरे धीरे एनर्जी देते हुए आता तो जब भी हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनते तो वो कंटिन्यूअस बनते, क्योंकि ये एक वेव कैरेक्टर हो गया, कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं आए थे, इसका मतलब जो हमें रेडिएशंस मिलती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, दे आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब एकदम से चेंज हो जाना, सडनली चेंज। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही उसके पास 50 उसने एनर्जी लूज करेगा इट विल डायरेक्टली जंप, तभी हम वर्ड यूज करते हैं जंप। वी डोंट से कि ये मूव करता है, नो। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेगा डायरेक्टली जंप करेगा, तो दिस इज नोन एज द वर्ड दैट इज नोन एज डिस्क्रीट वैल्यू। तो वही मैंने लिखा है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली इन डिस्क्रीट वैल्यू। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी फटाफट दी जाएगी। तभी हमने कहा था रेडिएशन में अगर याद हो तो हम जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा ये क्या करेगा, एक एनर्जी जो बंडल है वो रिलीज कर देगा, राइट। वो क्या कहलाएगा, अ बंडल ऑफ एनर्जी, राइट। तो यही हमारे पास अगर ये वेव कैरेक्टर होता तो क्या होता, धीरे धीरे एनर्जी निकलती और हमारे पास स्पेक्ट्रा। यही फैक्टर था जिसने कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब किया। यही पॉइंट हमें बताता है कि क्यों हमारे पास जब हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा था वो कंटिन्यूअस नहीं था। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस तो एनर्जी लिबरेट या एब्जॉर्ब होती नहीं है, वो तो डिस्क्रीट वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स, एक एक छोटे छोटे अमाउंट में वो रिलीज या एब्जॉर्ब की जाती है। So these were the most important features that were associated with the Bohr's model of an atom. The success of Bohr's model. We have already studied about the Bohr's model. We have also discussed its features. Now we are going to see that what were the points that were successfully explained by the model that was given by Bohr.
So the first point that successfully was explained by Bohr is the stability of an atom. He was correctly able to describe that how an atom can be stable. क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, that the energy of the electron will not change till the time an electron is particularly present in a particular shell. किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब तक रेडिएट नहीं होती जब तक कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमता रहता है. इसी के कारण इसका मतलब क्या है, जब तक कि हम उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे या उससे कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो अपने शेल्स को चेंज नहीं करेगा. एंड एज अ रिजल्ट जो हमने पहले एज्यूम किया था रदरफोर्ड मॉडल में, जो उन्होंने कहा था सोलर सिस्टम की तरह है हमारा एटॉमिक मॉडल, तो उसमें कहा था हमने दैट द इलेक्ट्रॉन विल start revolving around the nucleus, radiating its energy in the form of radiation, and a time will come when the electron will collapse with the nucleus. लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अलग बात बोली. इन्होंने कहा जब तक शेल्स ही नहीं चेंज होंगे तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने भी समय के लिए किसी भी ऑर्बिट में अगर प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज ही नहीं है तो वो रेडिएशंस क्या देगा, अगर वो रेडिएशंस नहीं देगा तो उसकी एनर्जी एज सच कंजर्व्ड रहेगी. सो ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. सेकेंड इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. जो हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन के मिल रहे थे, अगर आपको याद हो, दे वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस पैटर्न. उनका पैटर्न कैसा था, डिसकंटिन्यूअस. व्हाई? बिकॉज वी वर गेटिंग द फाइन लाइन्स और वी वर गेटिंग द ब्लैक बैंड्स, और ये बैंड्स या लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रही थी. इसका मतलब क्या था बच्चों कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रास हैं वो कैसे हैं, वो वेव नेचर से नहीं बने हैं, यानी कि वो कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी से नहीं बने हैं. तो हमने, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी कोई भी एटम का अगर हम स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, स्पेशली इमिशन वाला, तो कब पढ़ रहे हैं, व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द एटम and the electron from the lower energy level is getting excited and moving to the higher energy level. अब this energy level is known as excited state. और जो lowest energy level होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं द ग्राउंड स्टेट. तो उस समय एटम मोस्ट स्टेबल पोजिशन में होता है विद द मिनिमम एनर्जी. लेकिन जैसे ही आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन विल बिकम एक्साइटेड and will move to the higher energy level. और higher energy level उसका क्या है बच्चों, it is associated with more energy and higher unstability. अब एटम क्या कोशिश करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने की. इसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को देकर वापस आना पड़ेगा. तो मैंने आपसे क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जंप, यानी कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी देते हुए नहीं आएगा अपने शेल से बाहर. फॉर एग्जाम्पल हमारा न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल ये है, और अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइटेड पोजीशन में चला गया तो यहाँ से नीचे आते समय मैंने आपसे क्या कहा था, वो डायरेक्टली जंप करेगा इस वाले से यहाँ पे. यानी कि अगर यहाँ पे 50 जूल्स है और यहाँ पे इसकी 100 जूल्स है, तो जब तक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पूरे 50 जूल्स ऑफ एनर्जी को नहीं छोड़ देगा तब तक वो अपना ये वाला शेल नहीं छोड़ेगा. ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे 90 फिर 80 फिर 60 करके यहाँ धीरे धीरे मूव करके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं करता वो. तो ये डायरेक्टली जंप्स, इसलिए हमने नाम दिया है जंपिंग. तो जंप कब होगा, माना ये दिस इज E1 एंड दिस इज E2. जंप कब होगा बच्चों, जब वो डेल्टा E अमाउंट ऑफ एनर्जी को दे देगा. एंड व्हाट इज डेल्टा E अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज E2 माइनस E1. तो जैसे ही उसने E2 माइनस E1 वाली एनर्जी कौन सी होगी, E2 माइनस E1 100 माइनस 50, यानी कि 50. डेल्टा E इज इक्वल टू 50. अगर वो इतनी एनर्जी को रेडिएट कर देगा तो वो अपना एक्साइटेड ऑर्बिट छोड़ के कहाँ पे आ जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में. My throat is not well today, so please bear it with me. I hope I'm clear to everyone. So हमने क्या कहा बच्चों, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स नाउ. और इसी को हमने नाम दिया है फोटोन, राइट. तो एक फोटोन रिलीज हो जाएगा. अब ये फोटोन जब रिलीज हो रहा है, कब हो रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जा रहा है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रेडिएट कर रहा है. और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है बच्चों, फोटोन के फॉर्म में मिल रही है. और इस पर्टिकुलर फोटोन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगी. तो अगर आप देखो तो हमने वही कैलकुलेट की है. इसीलिए एक पर्टिकुलर फोटोन आपको एक ही लाइन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए उसमें फाइन लाइन्स आ रही थी, राइट. तो अब हमने इसी को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है
कि वेवलेंथ निकालो, what will be the wavelength of the radiation when an electron jumps from higher energy level to lower energy level। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 से E1 वाले शेल में जंप करता है तो जो वो रेडिएशन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। उस समय ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये मैंने एक्सप्रेशन से आपको बता दिया भाई चेंज इन एनर्जी कितना होगा E2 माइनस E1, और डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमने क्या करा, न्यू के न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू E2 अपॉन E2 माइनस E1 अपॉन एच, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये भी हमने पढ़ा है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, सी इज द स्पीड, राइट। अब हमने क्या कहा बच्चों, लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन E2 माइनस E1। तो ये वेवलेंथ, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन रिलीज होगा, राइट। अच्छा, ये उन्होंने बताया, तभी हमारे पास हाइड्रोजन में अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही थी। तो ही ऑल्सो करेक्टफुली एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ही ऑल्सो सक्सेसफुली एक्सप्लेन दैट इन द टर्म ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की वो बात कर रहे थे, अभी हाइड्रोजन एटम ही ले रहे हैं हम। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उन्होंने ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। अब आप कहोगे मैम उस पर तो n इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो n इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट होगा। लेकिन बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन इमेजिनरी ऑर्बिट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एक्साइट होके किसी भी एनर्जी लेवल तक जा सकता है। जो आपका हाइड्रोन n इज इक्वल टू 1 वाला है तो उसमें n इज इक्वल टू 1, तो ये वाला हो गया ना, राइट। आपने इसको एनर्जी दी तो ये किसी भी हायर एनर्जी शेल में जा सकता है। दैट कैन बी n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अब अगर वो n इज इक्वल टू 5 में पहुंच गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो वहां पर उसकी एनर्जी कितनी होगी वो भी आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, राइट। तो वही हमने देखा, तो En इज इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर, और हमने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, और n होता क्या है बच्चों, प्रिंसिपल शेल यानी कि शेल, राइट। सो En इज इक्वल टू, नाउ RH को मैंने आपसे पहले भी कहा था ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम इससे निकालते हैं, और 2 पाई स्क्वायर अपॉन Me4। ये बेसिकली एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, आपके लिए सिर्फ ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे कभी पूछ लेते हैं कि मैम ये कैसे हुआ, तो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि ये वैल्यू बेसिकली कैसे आई, बट यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दीज टू थिंग्स, राइट। तो En की वैल्यू की एनर्जी इन द nth शेल, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, nth शेल में जब होगा वो तो उसकी एनर्जी होगी माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सो ऑन है बच्चों, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या कहा RH का को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन h स्क्वायर से। तो मैंने वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और मैंने एक यहाँ पे फिर इसके बाद इसी एक्सप्रेशन में मैंने मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू और h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर ये वाली वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज जूल्स पर एटम, राइट। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल। अब वो n शेल आपका n इज इक्वल टू 5 4 3 2 1 कोई भी हो सकता है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर क्वेश्चन आ गया हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई, उस समय आप कौन सा लगाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको रिडबर्ग्स की इक्वेशन में भी बताया था, और यहाँ भी मैं बता रही हूँ कि सिर्फ होता क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर आप z स्क्वायर लिखेंगे, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था हीलियम He प्लस हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई है। क्यों हाइड्रोजन लाइक क्यों है, क्योंकि इसके पास हीलियम की एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, हाइड्रोजन के पास, राइट। तो हमने वही एक्सप्रेशन दिया, लेकिन Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखना बच्चों। तो He प्लस का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी Z की वैल्यू क्या होगी, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, दैट इज 2, राइट। तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखेंगे, और n की वैल्यू तो आपको पता ही है, दैट इज द प्रिंसिपल शेल। नाउ क्वेश्चन बच्चे कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि मैम यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आया, व्हाई वी हैव टेकन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी नेगेटिव। तो मैं इसका आंसर यहीं पे दे देती हूँ। बेसिकली बच्चों माइनस साइन ये शो करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसकी एनर्जी कहीं ज़्यादा होती है
उस इलेक्ट्रॉन से जो कि अपने एटम में ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी एनर्जी कम होगी बजाय इस इलेक्ट्रॉन से जो कि फ्री है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसकी एनर्जी जो अपने ऑर्बिट में अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है इसकी एनर्जी कम होगी। अब हमने ये क्यों माना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चों, दैट इज नॉट बॉन्डेड टू एनीवन। तो बेसिकली हम फ्री इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर एज्यूम करते हैं। वी एज्यूम द फ्री इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी फार फ्रॉम द एटम या न्यूक्लियस। आप होगे मैम ऐसा क्यों, अरे तभी तो फ्री है। अगर वो इसके पास आएगा तो ये अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा न्यूक्लियस से। तो फ्री वो कब होगा, जब उस पर कोई भी न्यूक्लियर चार्ज एक्ट नहीं होगा। और न्यूक्लियर चार्ज कब एक्ट नहीं होगा, जब वो फार अवे होगा। तो इतनी भी दूर नहीं, लेकिन हाँ इसके अट्रैक्टिव फोर्स से बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली जब धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब हम ये मान लेते हैं कि अब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट के अंदर लेके आने वाले हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस आएगा, अब आप तो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अपनी एनर्जी, तो वो एनर्जी वो कहाँ से यूज़ कर रहा है, उसकी जो अपनी एनर्जी है वो उस एनर्जी को यूज़ करता हुआ इलेक्ट्रॉन मूव करता है टूवर्ड्स द एटम। और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। व्हाई, बिकॉज द वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग इट्स ओन एनर्जी टू कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो धीरे धीरे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस की तरफ या एटम की तरफ या ऑर्बिट की तरफ, तो उसकी एनर्जी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। और जब उसके ऑर्बिट में एंटर करेगा तो उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा था, अगर आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। एज द वैल्यू ऑफ n विल इंक्रीज देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर nth शेल विल हैव मोर एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे 5 और ऐसे करके शेल्स बना दूं तो जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी बजाय उन इलेक्ट्रॉन्स के जो कि अंदर है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ तक ये यहाँ पे जब तक ट्रैवल नहीं होगा ये अपनी एनर्जी रेडिएट करते हुए आता है अंदर। तो अभी तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है बजाय इस इलेक्ट्रॉन के, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर तक एंटर होता है तो उसकी एनर्जी बेसिकली बहुत कम हो चुकी होती है और वो यूज़ कर चुका होता है अपनी एनर्जी, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। जस्ट इन ऑर्डर टू क्लियर क्वेरी आई हैव टोल्ड यू, अदरवाइज दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now let's talk about the Bohr's radius. It means जो भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसका रेडियस कितना होगा, यानी कि उस शेल का रेडियस क्या होगा, उस पर्टिकुलर एटम का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट, बेसिकली रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल हमारा न्यूक्लियस है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। और माना ये थर्ड शेल है, राइट। मैंने इसको ये थर्ड शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मुझे अब रेडियस फाइंड करना है इस एटम का जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, nth शेल में। तो बेसिकली रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट और टू द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो दैट इज n² h² 4π² 2m², z, where z is equal to 1। z इज बेसिकली द न्यूक्लियर चार्ज या फिर आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे पहले, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का ही बोर्ड ने स्टडी किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन के ही बारे में उन्होंने सब कुछ बताया था। तो z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, 1, या फिर न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं आप, या फिर आप इसका एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, दैट इज 1 ओनली। सो z इज इक्वल टू 1। इसके बाद उन्होंने इस सारे एक्सप्रेशन को h² 4π² me², इस सबको एक कांस्टेंट मारा और उसको नाम दे दिया a0। कांस्टेंट क्यों मारा बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है। लेंस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स है एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है। तो ये सारी फिक्स वैल्यूज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, a0। और इसको जब उन्होंने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू पुट करके तो इसका वैल्यू आई 52.9 n²। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये पढ़ना है, लेकिन वही है बच्चे फिर पूछते हैं, बच्चे इसमें दिमाग नहीं लगाते ये कैसे आया मैम, जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको ये पार्ट नहीं देखना है। यू आर ओनली कंसर्न विद दिस, केमिस्ट्री में इसकी डेरिवेशन नहीं आती है, राइट। तो हमारे पास रेडियस ऑफ द
of the atom in which the electron is present in the nth shell, ये वैल्यू हो जाएगी 52.9 n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट होता है, उसके लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो उस समय आपके उस रेडियस कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, दैट विल बी 52.9 ओनली, बिकॉज n इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 and 1 मल्टीप्लाई बाय 52.1, दैट विल बी 52.9 ओनली। नाउ हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, जैसे मैं अभी तक आपको बताती आ रही हूँ, लिथियम +2 चार्ज, हीलियम +1 चार्ज, दे ऑल आर नोन एज द हाइड्रोजन लाइक आयंस। सो उनके लिए क्या है फॉर्मूला, अगेन मैंने आपको फिर से बता दिया ताकि बच्चे फिर ना पूछे मैम ये वैल्यू कैसे आई। तो इसी वैल्यू को अपॉन हमने z कर दिया, z का मतलब क्या होगा एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज, वैल्यू दोनों की सेम है। अगेन इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू, यानी कि यू आर कंसर्न विद दिस फॉर्मूला, राइट। Again, even you can find out the velocity of the electron which is present in a particular orbit by using the formulas that was given by Bohr. तो अगर आपको velocity of the electron in the nth shell calculate करना है, वो भी आप easily calculate कर सकते हैं by this formula, where Vn is the velocity of electron in the nth shell और V naught क्या है बच्चों, velocity of electron in the first shell। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट में जितनी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो, वेलोसिटी होगी, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें z/n से तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी nth शेल की, राइट। z क्या है, एक एटॉमिक नंबर है, और n क्या है आपके पास, दैट इज द प्रिंसिपल शेल, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो भी होगा। तो हियर यू कैन गेट द वेलोसिटी। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन कैन इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। और आपने पहले भी उसको क्या नाम दे दिया, दैट इज सर्कुलर, तो सर्कुलर का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम v से डिनोट करते हैं और सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। अब r की वैल्यू या तो आप ये रख सकते हैं या ये पूरा एक्सप्रेशन रख सकते हैं, दोनों में ही सही आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सही आ जाएगी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू शुड रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। Now we are going to see the limitation that was associated with the Bohr's atomic model, and the first thing, these are the 5 main important points. So we are going to discuss that how Bohr was not able to discuss all these points. So I have already written could not explain. So these are the points which was not explained by Bohr's model. The first one is the finer details of hydrogen spectra. अभी तक मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में we got basically the fine lines, लेकिन जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रास को सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर दोबारा से देखा गया, मीन्स जब हमारा और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज अ टेक्निक इन विच वी आर एबल टू फाइंड आउट द स्पेक्ट्रास ऑफ द एटम्स और द आयंस। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के और फाइनल डिटेल्स वाले ऑब्जेक्ट्स आने शुरू हो गए, राइट। तो जब हमने इनके जो आपके स्पेक्ट्रास थे, हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रा थे, जब हमने उसको मोर डेवलप्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के नीचे देखा, तो बच्चों हमने देखा या साइंटिस्ट ने देखा कि जो लाइंस की अभी तक हमारी बात हो रही थी वो दोबारा से और फाइनल लाइंस में स्प्लिटेड थी, यानी कि जिनको हम अभी तक एक लाइन समझ रहे थे, दे वर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। एक की जगह वो किस में बाइफरकेट हो रखी थी, डुप्लेट्स या ट्रिपलेट्स में। तो ये डुप्लेट्स या ट्रिपलेट्स में एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन क्यों दोबारा जो है फर्दर ब्रेक हो गई, दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट। सेकेंडली, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है बच्चों वो हम हाइड्रोजन की कंसर्न में पढ़ रहे हैं, राइट। तो उन्होंने यही कहा कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था वो तो बोर्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रास ऑफ दोज एटम विच कंटेन्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उन्होंने क्या एज्यूम किया था, मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने क्या कहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हमने नाम क्या दिया, डेल्टा ई, और उसको हमने नाम दे दिया फोटॉन। तो यानी मैंने आपसे क्या कहा, यानी इसका मतलब क्या है, जब ये फोटॉन रेडिएशन के फॉर्म में जाएगा तो वो किस फॉर्म में रिसीव होगा हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक फाइन लाइन के लिए। तो उन्होंने कहा अगर एक फोटॉन सिर्फ एक ही लाइन दे रहा है, फाइन लाइन, तो अगर किसी एलिमेंट के पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन किस तरीके का स्पेक्ट्रा देंगे, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट।
अगेन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, यानी कि वो जीमन इफेक्ट कहते हैं बच्चों इसको हम। अगर हम किसी भी एटम को जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस को शो कर रहा है, अगर हम उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो उसकी जो लाइंस है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में उस एटम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो फाइन लाइंस हैं, जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो फर्दर दोबारा से स्प्लिट हो जाती है। वो क्यों होती है स्प्लिट, इसका रीजन भी वो नहीं बता पाए, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। सिमिलरली अगर हम किसी भी स्पेक्ट्रा को एटम के, अगर हम एटम, कोई भी एटम अगर कोई स्पेक्ट्रा इमिट कर रहा है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाल दें तो उस समय भी उसकी फाइन लाइंस स्प्लिट हो जाती है। अगेन उसका इफेक्ट क्या है, क्यों होता है ऐसा, अगेन ही वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द स्टार्क इफेक्ट। एंड नॉट ओनली दिस, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस जो बोर मॉडल के लिए दिए गए वो दो थ्योरी के थ्रू आए थे, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रेडिएशंस होते हैं वो दो, उनका डबल बिहेवियर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। और अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को कैसा एज्यूम कर रहे थे बच्चों, पार्टिकल बिहेवियर। लेकिन जैसे ये थ्योरी आई कि कोई भी मैटर, उसकी भी दो फॉर्म्स हो सकती हैं, ड्वेल फॉर्म्स हो सकती हैं, ड्वेल नेचर हो सकता है। इट कैन बिहेव एज अ वेव और इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल। तो ये दो जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी बाय द अदर साइंटिस्ट, इन दोनों ही डिस्कवरीज ने बोर्स मॉडल की थ्योरी को बहुत बड़ा चैलेंज दिया, and thus we can say that Bohr's model of the atom that was given by Bohr was only partially correct. So now we are going to discuss these two things. Now, as we have already seen about the drawbacks that were associated with the Bohr's model of an atom, so the new concept was put forward, and that concept is basically known as the quantum mechanical model of an atom. और जो इस पर्टिकुलर न्यू मॉडल ऑफ एन एटम को सपोर्ट करते हैं वो बहुत दो इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फिनोमिनास हैं, या दो इम्पॉर्टेंट उस समय की इन्वेंशंस थी जिसने हेल्प करी कि वो बोर मॉडल को और ज़्यादा मॉडिफाई करके आगे प्लेस कर पाएँ, राइट। तो द फर्स्ट वन इज द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। और व्हाट डू वी मीन बाय द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, बेसिकली जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ द लाइट वाज कंसिडर्ड टू हैव अ पार्टिकल नेचर, then we came for a wave, then again at the last it was said that the electromagnetic radiation can behave both as a particle as well as a wave. Similarly, D. Broglie, he was a scientist, he said that all the microscopic particles, they can have both the nature, they can behave both as a particle as well as a wave. So जो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, all the material particles especially those are microscopic in nature, इन मोशन possess वेव कैरेक्टर। जब भी ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा कोई ना कोई वेव कैरेक्टर एसोसिएट होता है। दे बिहेव, किस तरह से बिहेव करेंगे, वो मोशन के समय एक वेव की तरह। और जो वेवलेंथ, एंड द वेवलेंथ दैट इज एसोसिएटेड विद दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, फिर लैम्डा क्या है, इसकी वेवलेंथ है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। तो उन्होंने क्या कहा, जितनी भी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल्स हैं मोशन होते समय वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वेव की तरह, और उससे जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है दैट इज नोन एज लैम्डा, और उसको उन्होंने इस फॉर्मूले से कहा। तो p इज व्हाट, p इज मोमेंटम। तो मोमेंटम क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर वेव में। तो और यू ऑलरेडी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। तो ये m इंटू वी को हमने उसी से रिप्लेस कर दिया, एंड वी हैव गिवन अ टर्म दैट इज p, राइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv एंड लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दोनों ही फॉर्मूलेज यूज किए जाएंगे ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स। नाउ द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल सेज इज दैट, इन्होंने कहा अगर हम फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सीइंग दिस वॉल, सो हाउ एम आई एबल टू सी दिस वॉल, या आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, टू सी मी यू नीड लाइट, यानी कि आपको फोटॉन्स की ज़रूरत है। अब वही फोटॉन्स जब मुझसे स्ट्राइक होके फैल जाएंगे चारों तरफ, वही आप विजिबल, वही रेडिएशंस आप लोग क्या करेंगे, योर आइज विल कैच एंड यू विल बी एबल टू सी मी, right? So this is how we are able to see a particle.
लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, फॉर एग्जांपल आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगेन उसके लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लाइट की। लेकिन आपको पहले ही पता है कि इन सारे पार्टिकल्स का जो वेट है या मास है दैट इज वेरी वेरी लेस। तो जब फोटोन ने मुझे स्ट्राइक किया या हम में से आपको स्ट्राइक किया, तो जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे तो कोई असर नहीं पड़ता फोटॉन्स का, बिकॉज आर मास इज मच मोर लार्जर देन द मास ऑफ द फोटोन। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास कंपेयर टू फोटोन इज वेरी वेरी लेस। एज अ रिजल्ट हम ये कह रहे हैं कि हमारा अगर इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर वे में मूव कर रहा है, तो हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल जब तक मैंने इस एटम को नहीं देखा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देखना है। इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें फोटोन डालना पड़ेगा, यानी कि रे ऑफ लाइट। और जैसे ही फोटोन, जिसका अपना भी एक मास है, जब वो एक अपनी एक एनर्जी है, जब वो इस पे स्ट्राइक करेगी, तो ये छोटा सा पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है वो अपनी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज कर देगा, राइट। एज अ रिजल्ट ये जो पार्टिकल है वो एक नया डायरेक्शन लेगा, यानी कि जिस मोमेंट पे मैं इस पार्टिकल को देखूंगी तो वो प्लेस और वो वेलोसिटी उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी या फिर उसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं होगी। हिट करने के बाद जो इसने पोजीशन नई ली है और नई वेलोसिटी जो इसने अडॉप्ट करी है उसको ही देख पाऊंगी मैं। तो जब मैं उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी और ओरिजिनल पाथ देख ही नहीं सकती, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर फोटोन स्ट्राइक नहीं करेगा तो चलो हमने मान लिया कि भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसको देखने के लिए आपने क्या यूज किया, फोटोन। फोटोन ने जैसे इसमें स्ट्राइक किया तो इसने तो उसी समय अपना पोजीशन और अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी। तो इस समय जब मैं इसको देख रही हूँ आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन, तो ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब है तो इसकी तो पोजीशन एज वेल एज इसकी वेलोसिटी तो दोनों चेंज हो गई। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है। इसका मतलब फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर ही नहीं कर सकते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो बोर ने कहा था कि द इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, हम ऑर्बिट को तो बता ही नहीं सकते, राइट। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स इज बेसिकली द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है भाई, पता नहीं सही है कि नहीं। अनसर्टेनिटी, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतनी वैल्यू गलत आएगी, जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी वैल्यू एक्यूरेट आएगी। तो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद पोजीशन और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी या मोमेंटम, हम कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि एम तो फिक्स ही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 उन्होंने एक ही फॉर्मूला दिया और उन्होंने कहा एक समय में एक ही टाइम पे हम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर हम डेल्टा एक्स, अगर हमारा डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल आएगा, यानी कि अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद पोजीशन बहुत कम हो, तो हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। लेकिन उस समय अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद पोजीशन बहुत हाई हो जाएगी, तो हम पोजीशन को मेजर नहीं कर पाएंगे, पोजीशन लोकेट नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम कोशिश करें कि हमें इसकी पोजीशन पता चल जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा पी को बहुत स्मॉल करना पड़ेगा। तो अगर डेल्टा पी स्मॉल होगा यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम हो जाए, तो हमें एक्यूरेट पोजीशन पता हो सकती है। उस समय हम मोमेंटम या पोजीशन तो वेलोसिटी तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हम उसकी पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब एट ए टाइम वी कैन ओनली मेजर ईदर द एक्यूरेट पोजीशन और द एक्यूरेट वेलोसिटी। और ये सिर्फ किसके लिए लागू है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो हेयर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने डायरेक्टली हिट किया ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को, जो कि बोर्स ने दिया था।